हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद सचिन में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी कि सीटेट 2020 के बारे में। दोस्तों, अगर आप सीटेट 2020 के लिए तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही फायदेमंद साबित होगा, क्योंकि इसमें मैं आपको करवाने जा रहा हूँ पर्यावरण अध्ययन के प्रश्न। तो दोस्तों, ये आपका पहला सेट है। मैं आपको ऐसे बहुत सारे सेट करवाऊंगा पर्यावरण अध्ययन के प्रैक्टिस के तौर पर। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, और अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब करना। तो बिना देरी करते हुए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। लेट्स स्टार्ट। तो दोस्तों देखिए, आपको यहाँ से 121 से लेकर 150 तक के 30 प्रश्न यहाँ पे मैं प्रैक्टिस सेट से लेकर आया हूँ, जो मैं आपको करवाऊंगा विद एक्सप्लेनेशन। पहला प्रश्न यहाँ पे हम देखेंगे, प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण शिक्षण का उद्देश्य नहीं है। तो आपको प्रश्नों को शुरू करने से पहले एक चीज़ और मैं बता देता हूँ कि अगर आप पर्यावरण अध्ययन को सीटेट के लिए तैयार कर रहे हैं तो आपको बहुत ही समझदारी से सारे विकल्पों को पढ़ना होता है और उनमें से सर्वोत्तम विकल्प जो आपका होगा उसको चुनना होता है। यहाँ पे आपको लगभग सारे ही विकल्प सही लगेंगे, लेकिन आपको सर्वोत्तम विकल्प को चुनना होता है, यानी जो सब में से सही है वही विकल्प आप चुनेंगे। तो हम देखेंगे पहले प्रश्न को। यहाँ पर लिखा है प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण शिक्षण का उद्देश्य नहीं है। तो हमें यहाँ पे पर्यावरण शिक्षण का उद्देश्य नहीं वाला ढूंढना है जो नहीं है। तो देखिए दोस्तों, पहले विकल्प को हम पढ़ेंगे, शिक्षार्थियों में जागरूकता का विकास करना। तो ये तो सही है दोस्तों। पर्यावरण प्रदूषण की समस्याओं को दूर करने के लिए शिक्षार्थियों की सक्रिय भागीदारी, ये भी आपका सही है। शिक्षार्थियों को जंगली जानवरों की जानकारी से अभिज्ञ रखना, जिससे उनका भयमुक्त शिक्षण हो सके। तो दोस्तों, ये अभिज्ञ मतलब होता है कि उनको इसका ज्ञान ना कराना। तो देखिए दोस्तों, पर्यावरण शिक्षण अगर आप पढ़ा रहे हैं और अपने स्टूडेंट्स को अगर आप जंगली जानवरों के बारे में नहीं बता रहे हैं तो ये तो भाई उनके ज्ञान से आप खिलवाड़ कर रहे हैं। दोस्तों, आपको उनको सारी नॉलेज बतानी होती है, तो ये तो हमारा यहाँ पे गलत हो रहा है। और आखिरी ऑप्शन और देख लेते हैं, वैसे हमारा आंसर मिल चुका है। आखिरी ऑप्शन फिर भी हम पढ़ लेते हैं, पर्यावरण समस्याओं को समझने के बाद उनके निराकरण हेतु कौशलों में कुशलता प्राप्त करना। तो ये भी आपका सही है। ये देखिए दोस्तों, ये तीनों आपके उद्देश्य हैं, पहला, दूसरा और चौथा। लेकिन आपका तीसरा उद्देश्य नहीं है, तो यही हमसे आप पूछा गया था कौन सा नहीं है, तो आपका विकल्प जो होगा वह 3 सही होगा। आगे देखते हैं हमारे अगले प्रश्न को। पर्यावरण शिक्षण में परियोजना का सिद्धांत है। देखिए दोस्तों, परियोजना का सिद्धांत क्या होता है कि जब भी शिक्षार्थी कुछ स्वयं करके सीखते हैं, कुछ परियोजनाएं स्वयं बना के परियोजना कार्य को करके स्वयं कुछ सीखते हैं, तो वही परियोजना का सिद्धांत होता है। अब मेरी ही बातों से आपको विकल्प समझ में आ गया होगा कौन सा सही है। यहाँ आपका जो विकल्प सही है वह 2 है, शिक्षार्थियों द्वारा परियोजना कार्य स्वयं करके सीखना। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा यहाँ पे अगला प्रश्न है, पक्षियों में पाई जाने वाली निम्न विशेषताओं का अध्ययन कीजिए। तो दोस्तों, हम पहले देखते हैं क्या क्या विशेषताएं हमें दी गई हैं। पहला आपको दिया गया है सुडौल शरीर, दूसरा है खोखली हड्डी, फिर तीसरा है पंख और पर, और चौथा आपका है स्थिर रहने वाले पैर और घूमने वाली गर्दन। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपसे अब प्रश्न पूछा गया है, उपरोक्त अनुकूलन विशेषताओं में से कौन सी पक्षियों की उड़ने में सहायता करती है। तो देखिए दोस्तों, पक्षियों के उड़ने में सहायता करता है उसका सुडौल जो शरीर होता है, एकदम नौका की तरह बना हुआ, और खोखली हड्डियां, जिससे उसमें वजन कम हो जाता है। ठीक है दोस्तों, और उसके बाद एक चीज़ आपकी आती है पंख और पर। ठीक है, ये आपके पक्षियों के उड़ने में सहायता करते हैं। अब देख लीजिए आप विकल्प में से ये 3 चीज़ें किस में लिखी हुई हैं। पहला, दूसरा, तीसरा ही हमारा सही है, यानी विकल्प 1 आपका सही है। देखिए दोस्तों, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। कशेरुकी पहचाने जाते हैं। तो दोस्तों, कशेरुकी किसको कहते हैं ये मैं आपको समझा दे रहा हूँ। कशेरुकी उन प्राणियों को कहा जाता है जिनमें रीढ़ की हड्डी आपकी पाई जाती है। ठीक है दोस्तों, रीढ़ की हड्डी, तो जिनमें रीढ़ की हड्डी होती है उन्हीं को हम कशेरुकी कहते हैं, यानी आपका विकल्प जो है वो 4 सही है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न यहाँ हमारा है प्रश्न संख्या 125, जिसमें आपसे कहा गया है, आवासों के संबंध में निम्न कथनों का अध्ययन करें। पहला कथन आपका है, किसी पर्यावास में किसी प्रजाति के आवास भिन्न भिन्न होते हैं। दूसरा कथन आपका है, किसी पर्यावास में किसी प्रजाति का आवास मात्र उसका भार होता है। और तीसरा कथन आपका है, 2 प्रजातियां बिना प्रतिस्पर्धा के एक ही आवास सह अस्तित्व में रह सकती हैं। और चौथा प्रश्न आपका है, किसी पर्यावास में किसी प्रजाति का आवास उसके कार्यात्मक लक्षण को परिभाषित करता है। अब देखिए दोस्तों, हमें यहाँ पे पता लगाना है कि निम्न में से कौन सा कथन या कौन से कथन पारिस्थितिकीय आवास का सही वर्णन करते हैं। तो देखिए दोस्तों, मैं आपको यहाँ पे बता दूं कि जो आपका आंसर होगा वह विकल्प 1 सही होगा, पहला और चौथा। क्योंकि आपका जो
पर्याभास होता है उसके संबंध में यही दोनों कथन केवल सही हैं। फ्लेनल बोर्ड का उपयोग किया जाता है। तो दोस्तों फ्लेनल बोर्ड का उपयोग पर्यावरण अध्ययन आप करा रहे हैं अगर, तो उसमें अगर कोई चित्र आता है तो उसके विभिन्न भागों को क्रमशः दर्शाने के लिए इस बोर्ड का प्रयोग किया जाता है। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न यानी प्रश्न संख्या 127। यहाँ देखिए दोस्तों, आपसे पूछा जा रहा है विज्ञान अध्यापक द्वारा कक्षा में अधिगम सामग्री का उपयोग करते समय जिस महत्वपूर्ण बात को ध्यान में रखा जाए वह है। देखिए दोस्तों, यहाँ पे अगर हम देखें तो विज्ञान शिक्षण की बात की जा रही है, ठीक है, यानी विज्ञान के अध्यापक की बात की जा रही है। तो विज्ञान पढ़ाते समय आपको क्या महत्वपूर्ण बात ध्यान में रखना है? TLM के बारे में, यानी शिक्षण अधिगम सामग्री के उपयोग के बारे में। तो देखिए दोस्तों, जो आपका जो आंसर सही है यहाँ पर वह आपका विकल्प 2 सही है, क्योंकि अगर आपकी शिक्षण अधिगम सामग्री जो होगी वो वास्तविक वस्तु से मिलती जुलती नहीं होगी तो बच्चा भ्रमित हो जाएगा और आपके पढ़ाए हुए चीज को समझ नहीं पाएगा। आप जो उसको विषय वस्तु या पाठ्य वस्तु पढ़ा रहे हैं वह उसको बिल्कुल भी नहीं समझ पाएगा। अगला प्रश्न यहाँ हमारा है प्रश्न 128, जिसमें आपसे पूछा गया है निम्नलिखित में से आशु चित्र का उपकरण है। तो यहाँ मैं आपको उत्तर बता दे रहा हूँ। आशु चित्र का जो उपकरण होता है वह स्पिरिट लैंप होता है। आपने देखा होगा स्पिरिट लैंप का एक प्रयोग किया जाता है, ठीक है, फनल अनल वगैरह को गर्म करने के लिए। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न 129 की तरफ। प्रश्न संख्या 129 में हमसे पूछा जा रहा है जीवों का संग्रह करके उन्हें परिरक्षित करने के लिए रखा जाता है। देखिए दोस्तों, जीवों का संग्रह करके उन्हें परिरक्षित करने के लिए अगर हम किसी चीज में रख सकते हैं तो वो सिर्फ आपका फार्मलीन है। क्या है? फार्मलीन। इसी में उनको रखा जाता है ताकि वह लंबे समय तक परिरक्षित रह सकें। अगला प्रश्न जो 30 है वो हमसे पूछ रहा है एपिडोस्कोप का उपयोग किया जाता है। तो दोस्तों एपिडोस्कोप का उपयोग पुस्तक में जब चित्र छपा हो उसको दिखाने के लिए किया जाता है। ठीक है दोस्तों, आप अगर कोई चीज़ पढ़ा रहे हैं और पुस्तक में कोई चित्र छपा है तो उस चित्र को दिखाने के लिए इस स्कोप का प्रयोग किया जाता है। दोस्तों बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न 131 की तरफ। यहाँ आपसे पूछा जा रहा है एक आदमी को यात्रा करने और नए नए स्थानों पर जाना पसंद है। निम्नलिखित स्थानों में से कौन से स्थान पर वह जा सकता है जब वह औरंगाबाद से पूर्व दिशा में यात्रा कर रहा हो? तो आपको याद रखना है दोस्तों, औरंगाबाद जो होता है वो महाराष्ट्र में है। ठीक है दोस्तों, मैं आपको एक चीज़ बता दे रहा हूँ कि आप इंडियन मैप को जरूर पढ़ा कीजिए, क्योंकि उससे आपको प्रश्नों को करने में बहुत मदद मिलती है। आप भारतीय मैप को पढ़ें, पॉलिटिकल मैप को पढ़ें, ठीक है, आपको उसमें जगह देखते रहा करें कौन सी जगह कहाँ पे है, इससे आपको प्रश्नों को करने में बहुत मदद मिलेगी। तो दोस्तों अगर वह औरंगाबाद से अपने पूर्व दिशा में यात्रा करेगा तो देखिए दोस्तों उड़ीसा में आपका चिल्का झील पड़ता है। कहाँ पड़ता है? उड़ीसा में। तो आपका महाराष्ट्र से पूर्व दिशा में उड़ीसा ही पड़ता है, यानी आपका जो विकल्प सही होगा वह यहाँ पर होगा विकल्प 2 चिल्का झील। वह औरंगाबाद से अगर पूर्व दिशा में यात्रा कर रहा है तो उसके चिल्का झील में जाने के चांसेस ज़्यादा हैं। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। दोस्तों अगला प्रश्न हमारा 132 है, जिसमें पूछा जा रहा है खेतों में मिट्टी में पाया जाने वाला केचुआ किसान का मित्र कहलाता है क्योंकि वह। अब आपने ये चीज़ तो बहुत छोटी कक्षाओं से पढ़ी होगी कि केचुए को किसान का मित्र क्यों कहते हैं, क्योंकि वह भूमि की उर्वरकता को बढ़ाता है। देखिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न 134 की तरफ। यहाँ आपसे पूछा जा रहा है एक विद्यालय ने राजस्थान के लिए कक्षा 5 के बच्चों के शैक्षिक भ्रमण की योजना बनाई। भ्रमण के दौरान बच्चों से आपकी क्या अपेक्षाएं रहेंगी? तो दोस्तों जब भी आप भ्रमण पर बच्चों को ले जाते हैं तो आपकी एक ही अपेक्षा रहती है कि बच्चे जिस जगह घूम रहे हैं उसका अवलोकन करें, ठीक है, और उसके साथ साथ वहाँ जो चीज़ें हैं उन पर टिप्पणियाँ दर्ज करें। ठीक है दोस्तों, और अपने अवलोकनों को शिक्षकों और बाकी बच्चों के साथ बांटें। ठीक है, यानी आपका विकल्प 4 सही है। ध्यान से अवलोकन करना चाहिए, टिप्पणियां दर्ज करनी चाहिए और बाकी बच्चों तथा शिक्षकों के साथ अपने अवलोकनों को बांटना चाहिए। यही विकल्प आपका सही है। देखिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न हमारा है प्रश्न संख्या 135। इसमें आपसे पूछा जा रहा है पर्यावरण अध्ययन के शिक्षक को निम्न में से किस बात पर अधिक ध्यान देना चाहिए? तो पर्यावरण अध्ययन के शिक्षक को सबसे जरूरी चीज ये है ध्यान देने वाली कि शिक्षार्थियों को अपने भाव व्यक्तित्व पर ध्यान ना देना चाहिए। कि शिक्षक हमेशा ये बात ध्यान रखें कि शिक्षार्थियों के जो अंतः व्यक्तित्व होता है उसको विकसित करें, शिक्षार्थियों को उनके भाव व्यक्तित्व पर ध्यान ना देने दें। देखिए दोस्तों अब अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 136 में हमसे पूछा गया है पौधों की एक्स नामक एक प्रजाति होती है जो बड़ी संख्या में उगती है, लेकिन वे संसार भर में केवल भारत के 22 हिस्से में ही पाई जाती है। यह पौधे की कौन सी प्रजाति है? अब आप विकल्प देखेंगे कि आपका पहला विकल्प है विलुप्तप्राय, दूसरा है जोखिमपूर्ण, तीसरा है स्थानीय और चौथा है विदेशी। अब मैं आपको यहाँ पे एक चीज़ समझा देता हूँ कि अगर किसी भी पौधे की कोई भी ऐसी प्रजाति है जो एक विशेष स्थान पर पाई जाती है,
किसी भी विशेष स्थान पर अगर पाई जाती है तो उसको हम स्थानीय प्रजाति कहते हैं। यहाँ भी जो ये प्रजाति है एक्स नाम की, केवल संसार भर में देखिए पूरे केवल भारत के 22 हिस्से में ही पाई जाती है, तो इस प्रजाति को हम कहेंगे स्थानीय प्रजाति, यानी आपका विकल्प 3 सही है। बढ़ते हैं साथियों अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न यहाँ हमारा है प्रश्न संख्या 137। बर्फ के 2 टुकड़ों को आपस में दबाने पर टुकड़े आपस में चिपक जाते हैं, क्यों? अब देखिए दोस्तों, मैं आपको विकल्प पढ़ने से पहले यहाँ पे कुछ चीज़ समझा दे रहा हूँ इसकी, कि आप देखिए जब भी बर्फ़ पर दबाव डालते हैं तो क्या होता है कि बर्फ़ का जो गलनांक होता है, गलनांक मतलब एक मेल्टिंग पॉइंट को बोलते हैं, यानी कि वह पॉइंट, वह टेम्परेचर जिस पर जो आपकी बर्फ़ होती है वो पिघलने लगती है, ठीक है दोस्तों, गलने लगती है। अब अगर हम यहाँ बात करें दबाव डालने की, तो अगर हम बर्फ़ के टुकड़ों पर दबाव डालते हैं तो उनका गलनांक जो होता है वह घट जाता है। कैसा हो जाता है? घट जाता है, यानी वह जल्दी पिघलने लगती है क्या? बर्फ़। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पे आप उत्तर समझ ही गए होंगे कि आपका विकल्प 1 सही है। दाब अधिक होने पर बर्फ़ का गलनांक घट जाता है। प्रश्न संख्या 138 में आपसे पूछा गया है, एक शिक्षार्थी दूसरे शिक्षार्थी को भारतीय किसानों द्वारा 2 फसलों के बीच के अंतराल के दौरान अपने खेतों को जोतने के 4 कारण बताता है। पहला कारण है आपका आगे की खेती के वास्ते मिट्टी को ढीला करने के लिए। दूसरा कारण है मिट्टी की सरंध्रता बढ़ाने के लिए। तीसरा कारण है मिट्टी को उपजाऊ बनाने के लिए। और चौथा कारण है मिट्टी का ढेला बनने से रोकने के लिए। अब आपको इनमें से सही कारण चुनने हैं। हमें क्या करना है? इनमें से सही कारण चुनने हैं। अब देखिए साथियों, इनमें से सही कारण कौन कौन से हैं? आगे की खेती के वास्ते मिट्टी को ढीला करना, इसके कारण भी जुताई की जाती है। और अगला हमारा कारण है मिट्टी की सरंध्रता को बढ़ाना, यानी कि मिट्टी को थोड़ा भुरभुरा कर देना, उसमें जो रंध्र होते हैं उनको थोड़ा बड़ा कर देना, जिससे उसमें हवा अंदर तक जा सके। ठीक है दोस्तों, यही 2 कारण आपके सही हैं। बाकी मिट्टी जो है उपजाऊ नहीं होती है जोतने से, उसमें उर्वरक वगैरह डाले जाते हैं, कंपोस्ट खाद और जैविक खाद, ये चीज़ें उसमें डाली जाती हैं, रासायनिक खाद, तब वह उपजाऊ होती है। और उसके अलावा मिट्टी का ढेला बनने से रोकने का ये तो कोई कारण ही नहीं होता है दोस्तों। तो यानी आपका जो विकल्प 1 है वह सही है। 1 व 2 जो आपके कारण हैं वह दोनों सही हैं। अगला हमारा प्रश्न है 139वां प्रश्न। इसमें आपसे पूछा जा रहा है, जल से बाहर निकाले जाने पर मछलियां मर जाती हैं, क्यों? क्योंकि दोस्तों आपको पता है कि जो मछलियां होती हैं वह गलफड़ों यानी गिल्स से सांस लेती हैं। और गलफड़ों से सांस कैसे लेती हैं? उनके गलफड़ों के अंदर पानी जाता है और जिससे कि उनके गलफड़े उसमें से ऑक्सीजन खींच लेते हैं। अब अगर आप मछली को पानी से बाहर निकाल लेंगे तो मछलियां पानी में से ऑक्सीजन लेती हैं, तो बाहर उसको पानी कहाँ मिलेगा? पानी से तो आपने बाहर निकाल लिया उसको, यानी यहाँ आपका जो आंसर सही होगा कि वे सांस नहीं ले पाती हैं दोस्तों, इसीलिए वह मर जाती हैं। ठीक है दोस्तों, सांस नहीं ले पाती हैं इसलिए मर जाती हैं। आप यहाँ पर इस प्रश्न में कंफ्यूज ना होना, ना कि आप ये ऑप्शन टिक करके आ जाओ कि उन्हें ऑक्सीजन अधिक मात्रा में प्राप्त होती है। यहाँ बिल्कुल ये आंसर नहीं है, आंसर इसका यही है कि सांस नहीं ले पाती हैं। ठीक है दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला हमारा प्रश्न है प्रश्न संख्या 140, जिसमें आपसे पूछा जा रहा है, गणगौर का त्यौहार मनाया जाता है। तो दोस्तों गणगौर का जो त्यौहार होता है, ये आपको कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं कुछ त्यौहार वाले, उनको याद रखने हैं। ये आपका गणगौर का त्यौहार आपका चैत्र शुक्ल तीज को मनाया जाता है। ठीक है दोस्तों, देखिए दोस्तों अगला हमारा यहाँ पे प्रश्न है प्रश्न संख्या 141। इसमें आपसे पूछा जा रहा है, खाना बनाने में प्रयोग की जाने वाली गैस यानी बायोगैस मुख्यतः है। तो दोस्तों बायोगैस में मुख्यतः जो आपका होता है वह मीथेन होता है। कितनी प्रतिशत? 65%। ठीक है दोस्तों, आपका मीथेन होता है 65%, यानी विकल्प 3 आपका सही है। प्रश्न संख्या 142 में आपसे पूछा गया है, शीत प्रधान देशों में ऑटोमोबाइल्स के रेडिएटर्स में एंटी फ्रीज मिश्रण का इस्तेमाल किया जाता है। इस मिश्रण में क्या क्या होता है? तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, सबसे पहले तो रेडिएटर में पानी तो डाला ही जाता है, ये तो आपको याद ही रखना है कि पानी डाला जाता है। ठीक है, अब वह पानी अगर शीत प्रधान देश है यानी कि वहाँ पे सर्दी ज़्यादा होगी और पानी जम जाएगा सर्दियों में, तो दोस्तों पानी जमे ना, इसके लिए हम उसमें साथ में एथिलीन ग्लाइकॉल भी मिला देते हैं। क्या मिला देते हैं? एथिलीन ग्लाइकॉल। ये जो आपका लिखा है ना विकल्प 3, पानी और एथिलीन ग्लाइकॉल, यही आपका आंसर होगा। एथिलीन ग्लाइकॉल मिलाने पर आपका ये मिश्रण जमता नहीं है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न 143 की तरफ। गेहूं के आटे में यीस्ट मिलाने से डबल रोटी रंध्री तथा कोमल हो जाती है, क्योंकि अब यहाँ पे आपको मैं बता दूं कि ईस्ट यानी खमीर जब हम मिलाते हैं अपने खाने के आटे वगैरह में, तो खमीर में जब पानी मिलता है तो उसमें से निकलती है CO2 गैस। कौन सी? कार्बन डाइऑक्साइड गैस, जिससे वह आटे को स्पंजी, यानी आटे से जब हम कोई भी चीज़ बनाएंगे तो वो स्पंजी बनेगी। ठीक है, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन 2 सही है, यानी उत्पन्न कार्बन डाइऑक्साइड रोटी को स्पंजी बना देती है। बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न 144 की तरफ। 144 में प्रश्न में आपसे पूछा गया है, राम का साथी उसे विटामिन C की जानकारी देते हुए 4 तथ्य बताता है।
यहाँ आपका पहला तथ्य है, यह नींबू, संतरे तथा आंवले में भरपूर मात्रा में पाया जाता है। क्या विटामिन सी की बात चल रही है यहाँ पर। दूसरा आपका तथ्य है, इसकी कमी से शरीर में रतौंधी नामक रोग हो जाता है। और तीसरा आपका तथ्य है, यह शरीर को संक्रमण से लड़ने की शक्ति प्रदान करता है। और चौथा आपका यहाँ पे तथ्य दिया गया है कि यह दांतों और मसूड़ों को सुरक्षित रखने के लिए आवश्यक है। अब आपको राम के साथी द्वारा बताई गई उपरोक्त जानकारियों में से सत्य चीजें चुननी हैं। अब देखिए सत्य कथन कौन कौन से हैं। यहाँ पर पहला आपका कथन सत्य है ये वाला, क्योंकि जो विटामिन सी होता है वह खट्टी चीज़ों में पाया जाता है। दोस्तों ये आपको याद रखना है, यानी नींबू, संतरे और आंवले में तो यह भरपूर मात्रा में होता ही है। उसके बाद आपका जो दूसरा कथन है वह गलत है, क्योंकि रतौंधी रोग विटामिन ए की कमी से होता है, ना कि विटामिन सी की कमी से। दोस्तों अब यहाँ बात करते हैं हम तीसरे तथ्य की। तो यहाँ आपसे कहा गया है कि यह शरीर को संक्रमण से लड़ने की शक्ति प्रदान करता है, यानी इससे आपका इम्यून सिस्टम यानी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ जाती है। ये बात एकदम करेक्ट है, ठीक है दोस्तों, यानी ये भी कथन आपका सही है। उसके बाद हम चौथे कथन को लेते हैं, यह दांतों और मसूड़ों को सुरक्षित रखने के लिए आवश्यक है। ये भी कथन आपका सही है, क्योंकि दोस्तों विटामिन सी की कमी से आपके मसूड़ों से खून आता है, इस रोग को हम कहते हैं स्कर्वी रोग। तो ये आपका कथन सही है, यह दांतों और मसूड़ों को सुरक्षित रखता है। अब यहाँ पे आप देख लीजिए खुद ही यहाँ पे कौन सा विकल्प सही होगा। विकल्प आपका तीसरा सही है, ठीक है दोस्तों। हमने यहाँ से छांट लिए थे कौन कौन से तथ्य सही थे, उन्हीं के आधार पर हमने देखा विकल्प हमारा तीसरा सही है। अब साथियों बढ़ते हैं अगले प्रश्न 145 की तरफ, जिसमें आपसे पूछा जा रहा है प्राथमिक स्तर पर आकलन में शामिल होना चाहिए। तो दोस्तों आपको ये देखिए प्रश्न, अगर आप विकल्प सारे पढ़ेंगे तो आपको सही से समझ में आ जाएगा कि प्राथमिक स्तर पर आकलन में जो शामिल होने वाली चीज यहाँ पे है, जो कथन यहाँ पर है, वो आपका विकल्प 2 में दिया गया है। शिक्षक द्वारा सतत और असंरचनात्मक तरीके से किए गए अवलोकनों को बच्चों और अभिभावकों के साथ बांटना। अगर ये आप प्राथमिक स्तर पर शामिल कर लेंगे तो हमें शिक्षा में उन्नति करने के भी अवसर प्राप्त करेंगे। देखिए साथियों 146वें प्रश्न में आपसे पूछा गया है पाठ्य सहगामी क्रियाओं का प्रमुख उद्देश्य होना चाहिए, या पाठ्य सहगामी क्रियाओं का प्रमुख उद्देश्य होता है। तो देखिए दोस्तों ये जो आपका है यहाँ पर इसका आंसर सही है विकल्प 4, विद्यार्थियों के विकास को संवर्धित करना, यही इसका प्रमुख उद्देश्य होता है। देखिए दोस्तों अगला प्रश्न हमारा है प्रश्न संख्या 147, जिसमें आपसे पूछा गया है पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में सरल प्रयोग और निदर्शन किए जा सकते हैं। यहाँ आपका जो आंसर है वह विकल्प 2 सही है, बच्चों को स्वयं सीखने के योग्य बनाने और अवलोकन कौशलों को पैना करने के लिए। ठीक है दोस्तों, प्रश्न संख्या 148 में हम देखेंगे दत्त कार्य के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। अब साथियों अगर हम यहाँ देखते हैं दत्त कार्य से संबंधित कथन कौन सा सही है, तो पहला कथन देखते हैं हम, दत्त कार्य अभिभावकों, भाइयों या बहनों द्वारा अपनी क्षमता के अनुसार किया जा सकता है। देखिए दोस्तों अब दूसरा कथन देखते हैं, प्रतिदिन विविधता और अभ्यास कराने के लिए कक्षा कार्य और फिर गृह कार्य के रूप में दत्त कार्य देने की आवश्यकता है। तीसरा प्रश्न देखते हैं हम, दत्त कार्य आकलन का एकमात्र तरीका है। ये तो आप यहाँ कट कर दीजिए, क्योंकि एकमात्र तरीका तो ये नहीं है। और चौथा प्रश्न देखते हैं, दत्त कार्य बच्चों को सूचना खोजने, अपने विचारों का निर्माण करने और उन्हें उच्चारित करने का अवसर प्रदान करता है। तो साथियों हमने कहा था स्टार्टिंग में वीडियो के कि आपको सर्वोत्तम आंसर यहाँ पे चुनना पड़ता है, यानी इसमें से सबसे सही कथन कौन सा आपको प्रतीत हो रहा है वह है विकल्प 4, यही हमारा यहाँ पे आंसर होगा। अगला प्रश्न हमारा है प्रश्न संख्या 149, जिसमें आपसे पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक विद्यालय में पर्यावरण अध्ययन पढ़ाने का उद्देश्य निरूपित है। यहाँ हमें निकालना है कि कौन सा उद्देश्य है। देखिए दोस्तों हम विकल्प को पढ़ते हैं। पहला विकल्प आपका है विद्यालयों में बच्चों के अनुभवों को बाहरी दुनिया से जोड़ना। दूसरा विकल्प आपका है बच्चों को तकनीकी शब्दावली और परिभाषाओं से परिचित कराना। और तीसरा विकल्प आपका है पर्यावरण अध्ययन से संबंधित तकनीकी शब्दों का आकलन। और चौथा विकल्प आपका है अपने ज्ञान का विस्तार करने के लिए बच्चों को सूचना देना, ताकि उन्हें कौन सी पुस्तक पढ़नी चाहिए। देखिए दोस्तों फिर से मैं आपको एक चीज बता दे रहा हूं, आपको विकल्प अगर एक जैसे लगे, सारे सही लगे, तो आप उनमें से ये देखिए कि कौन सा सबसे ज्यादा सही है, कौन सा सर्वोत्तम विकल्प है। तो यहाँ हम देखेंगे प्राथमिक विद्यालय में अगर हम पर्यावरण पढ़ाने का उद्देश्य देखें तो आपका ये है विद्यालयों में बच्चों को बाहरी दुनिया से जोड़ना। ठीक है, विद्यालय में जो बच्चे होते हैं उनके अनुभव जो होते हैं विद्यालय के, उनको बाहरी दुनिया से जोड़ना ही हमारा पर्यावरण अध्ययन पढ़ाने का उद्देश्य निरूपित है। ठीक है दोस्तों आगे बढ़ते हैं। आखिरी प्रश्न जो कि हमारा है प्रश्न संख्या 150। देखिए दोस्तों इसमें आपसे पूछा गया है पर्यावरण शिक्षा का अर्थ है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर्यावरण शिक्षा का जो अर्थ है वो आपका विकल्प 1 में ही दे दिया गया है, पर्यावरण के बारे में जानकारी एवं कुशलता विकसित करना। इसी के साथ दोस्तों ये हमारा वीडियो यहाँ पे समाप्त होता है। अगर आपको ये प्रश्न अच्छे लगे और आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।